हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा देवान आज फिर आप सबके समक्ष हूँ, आप सबसे मिलने आई हूँ। आज मैं फिर से कोई विषय लेकर आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। यानी कि जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये जब गड़बड़ा जाता है गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में, तो हमें कैसे मालूम चलता है, हमें क्या एहतियात बरतने हैं, कब डॉक्टर टेस्ट कराएंगे, कौन से टेस्ट कराएंगे। ये थायराइड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों हो सकते हैं। तो उस वक्त हमको क्या क्या रिस्क है, माँ को क्या रिस्क है, जो कोख में आपके बच्चा है उसको क्या रिस्क है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको क्या तकलीफ़ें होती हैं। यदि थायराइड आपकी प्रेगनेंसी में गड़बड़ाया हुआ था, ये नियंत्रण में नहीं था, अटपटा रहा, तो बच्चे पे क्या नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ों की डेफिशिएंसी देखी गई है, क्या जेनेटिक्स यानी कुदरती हेरिडिटी का रोल है, कहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का रोल है, इस पे कैसे हम कंट्रोल पा सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। आप लोगों को जान के शायद हैरत होगी कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सबको मालूम है, पर सारी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में से ये नंबर 2 पोजीशन में प्रेवलेंट है प्रेगनेंसी के दौरान, जो हमें तकलीफ देता है। थायराइड आखिरकार है क्या? ये एक छोटा सा ग्लैंड है और एक्चुअली तितली बटरफ्लाई की शेप का ग्लैंड है, जो हमारे जो विंड पाइप है ट्रेकिया, उसके आगे यहाँ पर होता है, एंटीरियर नेक यानी सामने की नेक में होता है। ये जो ग्लैंड है ये एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4। T3 T4 जो है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को काफ़ी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं यानी आप कंसीव करना चाहती हैं, तो जो थायराइड की गोली आपके लिए चल रही थी और जिस नियंत्रण में वो थी, जितनी मात्रा में यानी डोज में मिल रही थी, हो सकता है कि उसमें बदलाव करना पड़े। क्योंकि देखिए 0.5 to 5.5 की रेंज होती है TSH हार्मोन की, और TSH हार्मोन जो है 5.5 तक हम कहते हैं ठीक है, पर जब प्रेगनेंसी हम चाहते हैं ना, तो 5.5 तक अगर वैल्यू है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें और ज़्यादा टाइट कंट्रोल करना है और हमको वो वैल्यू 2.5 के बिलो रखनी है, नीचे रखनी है। इसका मतलब है अगर आप एक गोली जैसे 50 mcg की खा रहे हैं, माइक्रोग्राम की खा रही हैं, और आपके जैसे रिपोर्ट 4 आ रही है TSH की, तो शायद उसे बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि वो 2.5 के नीचे TSH की वैल्यू आए। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है यानी हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो इसमें आपकी पल्स रेट, हार्ट रेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई हो सकती है। कई बार थायराइड स्टॉर्म करके एक कंडीशन होती है जिसमें कि इतनी तेज़ हार्ट रेट होती है कि हार्ट फेलियर तक की तकलीफ आ सकती है। इसमें भी अबॉर्शन और मिसकैरेज हो सकता है। पर हाइपरथायरॉयडिज्म से ज़्यादा कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि थायराइड की हार्मोन की कमी है। इसमें यह देखा गया है कि या तो कंसीव नहीं हो रहा, या अगर कंसीव हो रहा है और बच्चा चिपक रहा है तो ठीक से जड़ नहीं पकड़ रहा, या फिर जड़ पकड़ ली है तो मिसकैरेज या अबॉर्शन हो रही है, या अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो जो बच्चा है वो वज़न में कम है या उसकी ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर है, जिससे कि IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है उसमें हम जो माँ है उसी को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हो जाए, जिसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। तो ये तकलीफ़ें हो सकती हैं जो हमें समझनी है। जब थायराइड की कमी होती है ना, तो जो बच्चा है उसकी बनावट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चा जो है उसका जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थायराइड हार्मोन से
अफेक्ट होती है। यदि हम थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी कमी रहने दें तो बच्चे की कॉग्निशन यानी सोचने की क्षमता, उसकी आईक्यू भी कम हो सकती है। थायराइड निगलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निशन, आईक्यू सब इम्पैक्ट होती है। सवाल ये है कि थायराइड की आखिरकार कमी क्यों होती है? देखिए, या तो कुदरती कमी हो रही है। कुदरती कमी ऐसे हो रही है कि जो हमारे प्रेगनेंसी से पहले हार्मोन थायराइड का था, ठीक है, वो जो है उन सब में बदलाव आता है। जो थायराइड है उसका TSH की वैल्यू 2.5 तक एक्सेप्टेबल है पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के, और 3 तक एक्सेप्टेबल है अगले 3 महीने, और आखिर के 3 महीने में भी 2.5 होनी चाहिए। क्यों कि थायराइड की हम इतनी चिंता कर रहे हैं? क्योंकि जब बच्चा आपके पेट में होता है ना, तो 3 महीने तक तो उसका थायराइड ग्लैंड ही नहीं पूरा बनता, और 5 महीने तक जाके वो बच्चा खुद से अपनी थायराइड की प्रोडक्शन करता है। और यहाँ तक कि कई बार खुराक में हमारी कमी होती है। जो हिमालयन बेल्ट में ऊपर ऊपर जो रहते हैं लोग, वहाँ पे आयोडीन की खासी कमी है। तो जो हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उस सब में आयोडीन की कमी है। हम मानते हैं कि भारत सरकार ने, जैसे नमक है, टाटा नमक, उसमें आयोडीन डाल रखी है, उसको फोर्टिफाई कर रखा है, और वो ये भी कहते हैं कि यही आप नमक खाइए। हम बिल्कुल ये बात मानते हैं, पर कई लोगों को वो मिलता नहीं है या वो उसकी वैल्यू नहीं समझते, और वो सादा नमक जो कि आयोडीन में कम है उसको खा रहे होते हैं, तो उनमें भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो अब आप समझे कि प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट की वजह से, ऑटो इम्यून कारण की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड की कमी हो सकती है। और थायराइड की कमी होना यानी हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि TSH की लेवल ज़्यादा होना, और उसके कारण T3 T4 हार्मोन कम बनना ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा देखा जाता है, ना कि हाइपरथायराइडिज्म। पर अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आम तौर पे जो गोली है ना, वो थायरॉक्सिन की गोली होती है, एल्ट्रॉक्सिन की गोली होती है, जिनके ब्रांड नेम्स एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्स, थायरोनॉम, थायरोनीन इस तरह से होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बार बार आपको बोलता है अब फिर थायराइड का टेस्ट करो, फिर थायराइड का टेस्ट करो। आम तौर पे जब आप दवा खा रहे हैं तो वो TSH का और साथ में फ्री T4 का टेस्ट बोलता है, कम से कम TSH का टेस्ट तो बोलते ही हैं। तो जब तक आपके 20 हफ्ते यानी 5 महीने की प्रेगनेंसी नहीं होती, वो बार बार आपका टेस्ट कराते हैं हर 4 हफ्ते पे, और 20 हफ्ते होने के बाद वो आपके 4 से 6 हफ्ते के अंतराल यानी गैप पे टेस्ट कराते हैं, और तब तक कराते हैं जब तक आप डिलीवर नहीं होती। अब जैसे अगर हाइपोथायराइडिज्म है और आपको थायरोनॉम, थायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन करके गोली दी गई है, तो वो गोली आप देखेंगे छोटी सी शीशी में होती है, और वो जो शीशी है ना, वो हल्के ब्राउन कलर की होती है। कभी सोचा कि ये हल्के ब्राउन रंग के क्यों हैं? इसलिए क्योंकि इसको धूप से बचाना है, ये धूप से सेंसिटिव है। फिर आपको बोला जाता है कैसे खाना है, वो आपको बोलेंगे सुबह उठिए और उठ के आप खाली पेट इसे खाइए, और आधे से 1 घंटे का, हो सके तो 1 घंटे का आप अंतराल गैप रखिए कि जिस वक्त आप गोली खा रहे हो जिस वक्त अब आप नाश्ता करेंगे, तभी ये एफिकेशियस है, तभी ये असर करेगी। आप ये भी देखेंगे कि आयरन और कैल्शियम तक की गोली इकट्ठे नहीं दी जाती, उसमें भी कम से कम 4 घंटे का गैप रखा जाता है। प्रेगनेंसी की खास बात यह है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी चलती रहती है ना, थायराइड की रिक्वायरमेंट आमतौर पे बढ़ती रहती है। तो आप शुरू थोड़ी सी डोज करेंगे, फिर बढ़ गए, फिर गए, इंसान सोचता है ये क्या हो रहा है, मेरे को तो थायराइड की एक नई प्रॉब्लम होगी। एक और सोच है, मैं डॉक्टर नहीं लेना चाहती है दवाई, जो भी दवाई लेते हैं कहते हैं कि बस वो दवाई फिर ज़िंदगी भर ही लेनी है, वो दवाई हमारे साथ बंध ही जाती है, चिपक ही जाती है, वो बीमारी हमारे साथ जुड़ी जाती है, हमारा तो पीछा ही नहीं छोड़ती। देखिए, थायराइड के साथ ज़रूरी नहीं है, और अगर थायराइड प्रेगनेंसी में पहली बार पाया गया तो आप और मैं तो नहीं जानते कि ये जो प्रेगनेंसी में पाया गया है ये ख़त्म होगा कि नहीं, पर आम तौर पे ये देखा गया है कि ये ख़त्म हो जाता है। जब आपकी डिलीवरी हो गई तो थायराइड का टेस्ट तब कर सकते हैं और उसके 6 हफ्ते बाद कर सकते हैं। आम तौर पे ये देखा गया है कि जो थायराइड का टेस्ट है वो 6 हफ्ते पे आम तौर पर थायराइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दवाई की। कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी होने के बाद आम तौर पे अगर 50 माइक्रोग्राम की गोली आपको दी जा रही है तो आधी गोली अब आपको दी जाएगी,
यानी कि उसको हाफ डोज कर दिया जाएगा, 50 को 25 कर दिया जाएगा। और आम तौर पे 6 हफ्ते पे जब फिर से टेस्ट करते हैं तो ये पाया जाता है कि शायद अब ज़रूरत ही नहीं है और बंद कर दी जाती है। 1.5 महीने बाद यानी 6 हफ्ते के बाद फिर टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि थायराइड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब सवाल ये भी है कि थायराइड है मुझे, तो मुझे क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, मुझे क्या बदलाव लाना चाहिए। तो देखिए, बहुत सी बातें लिखी गई हैं कि ये खाइए, ये मत खाइए, ये खाने से गॉइटर यानी कि जो थायराइड की कमी है वो बढ़ जाती है और कईयों के लिए घट जाती है। तो ये वाले खाने से आपको थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसे खाने से घट जाएगी। तो बेसिकली जिसको थायराइड की कमी है उसको आम तौर पे कहा जाता है कि जो कैबेज है यानी बंद गोभी और जो ब्रोकली है इसको मत खाइए। तो कैबेज और ब्रोकली से परहेज करने को बोला जाता है, जो कि गॉइट्रोजेनिक फूड बोले जाते हैं। साथ में होल व्हीट फ्लावर यानी कि नॉन रिफाइंड व्हीट गेहूं खाना चाहिए, ये बोला जाता है। एग है अंडा, अंडे का एग वाइट बोला जाता है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की कैप्सूल्स आती हैं, वो भी कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देते हैं। कई लोग कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मैंगनीज मैग्नीशियम भी ऐड कर देते हैं। अगर आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ले रहे हैं, सी कॉड ले रहे हैं, प्रोटीन रिच फूड में एग वाइट ले रहे हैं, या आप 1-2 सब्जियों का परहेज कर रहे हैं, होल व्हीट आप व्हीट खा रहे हैं, तो कोई नुकसान तो है नहीं, आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी ज़रूर करिए। थोड़ा बहुत वेट गेन थायराइड के साथ हो जाता है तो कन्फ्यूजन रहती है कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है भी या नहीं अगर हम टेस्ट नहीं कराते। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी में दिल की धड़कन तेज़ होना, पैल्पिटेशन होना, घबराहट सी होना, हल्का वेट गेन होते चले जाना, ये एक आम बात है। तो ये चीज़ें तो थायराइड की कमी के साथ भी देखी जाती है। तो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये तकलीफ़ है या नहीं। तो थायराइड एक हार्मोन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। महत्वपूर्ण हार्मोन है, महत्वपूर्ण विषय है, आपके हित में है, आपके बच्चे के हित में है। तो ये बात आप ज़रूर समझिए। चलिए फिर इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।